और शाम के 6 बजे हैं। जी हां, लॉकडाउन 2 खत्म होने का इंतजार सारे देश को है। यानी 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो, यह उम्मीद पूरी होगी या नहीं होगी, या अगर होगी तो कुछ शर्तों के साथ होगी। इस पर दिल खुल्लास बात करने के लिए देश के सड़क परिवहन और एमएसएमई मंत्री और साथ ही देश की लॉकडाउन पर बनी हाई पावर समिति के सदस्य नितिन गडकरी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खास तौर पर इंडिया न्यूज से जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्ते, आपण कसं आहात? एकदम ठीक है, छान है। जी नितिन जी, इस समय देश को उम्मीद है कि लॉकडाउन 2 खत्म होगा और उनकी मुश्किलें भी खत्म होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम कोरोना की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमको आर्थिक लड़ाई भी लड़नी है। मेरा विश्वास है कि इस लड़ाई के लिए हम लोगों को बहुत शक्ति के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ लड़ना होगा और उसमें निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। विशेष रूप से कोरोना के लिए 5 बातें आवश्यक है। एक तो मास्क लगाना चाहिए, हमने बाद में डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और उसके साथ साथ 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करने के साथ हम लोग सैनिटाइजर से लगातार हाथ धोते रहे और उसके बाद इंडस्ट्री में भी हम लोग डिस्टेंस बनाए रखें और इंडस्ट्री वाले लेबर लोगों की फूड एंड शेल्टर की भी व्यवस्था करें। तो मुझे लगता है इसको फिर ये बातों का पालन करके फिर नेचुरली आपको उनको लॉकडाउन कंटिन्यू करना और ये भी दोनों बातों को भी हमको काम करना पड़ेगा। जी जी, पर इसके बारे में ऑफिशियल निर्णय प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्री से चर्चा करके ही हमको बता पाएंगे। जी नितिन जी, आपसे सवाल ढेर सारे हैं। जब आज सुबह से हमने ये बताया कि आज शाम को नितिन गडकरी इंडिया न्यूज पर होंगे तो हजारों लोगों के फोन हमारे न्यूज रूम में बजने लगे और उनके तमाम सवाल हैं, लेकिन समय कम है। मैं जानता हूं इस वक्त आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स और उसमें मुझे जो जानकारी मिली है, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है। आखिर ट्रांसपोर्ट को लेकर जो सप्लाई चेन है वो बुरी तरह प्रभावित है, उसको लेकर आपकी क्या चर्चा हुई है? देखिए, हमने आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री और पीडब्ल्यू मिनिस्टर के साथ मैंने 4 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस से पूरे देश के मंत्रियों से बातचीत की और मैंने उनको यह सुझाव दिया कि हमने अब हाईवे को खुला कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के बारे में होम मिनिस्ट्री ने क्लियर इंडिकेशन दिए है और इसलिए हमें हमारे रोड शुरू करने हैं। उसके साथ साथ रोड के ऊपर जो ढाबा है, पंचर की दुकान है, पेट्रोल पंप है, वो भी शुरू करने हैं। पोर्ट्स भी शुरू हुए हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी शुरू हुआ है और इस प्रकार से हमारे इकोनॉमी को हम लोग बंद नहीं रख सकते। पर उसके साथ साथ कोरोना के संदर्भ में जो आवश्यक गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, उसको भी हमको अमल करना है और स्वाभाविक रूप से सभी ने सहयोग भी किया और कर रहे हैं। और एनएचआई के जो काम हमारे थे वो भी हमने शुरू करने का निर्णय किया, राज्य के लेवल पर उसका भी रिव्यू किया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि काम भी शुरू हुआ है। राज्य सरकार उसको परमिशन भी दे रही है, मदद भी कर रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये काम करने के कारण लेबर को काम मिलेगा। एक विचित्र स्थिति है, एक तरफ कोरोना का संक्रमण को रोकना और दूसरी ओर इकोनॉमी की चक्र को गतिशील करना। तो मेरा विश्वास है कि होगा। इसमें और एक महत्वपूर्ण बात है मनीष जी, कि हम लोग ये जो हमारी आपत्ति है कोरोना की, इसका हम इष्टापत्ति में रूपांतर करें। जैसे मैं ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज कहता हूं और पूरे वर्ल्ड में जापान के प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि ये वो चाइना में जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है, जितनी उनकी इंडस्ट्री है जापानी लोगों की, वो चाइना के बाहर आने के लिए उनने पैकेज जाहिर किया है। यही रिएक्शन विश्व के सभी देशों के प्रमुखों की है और इस समय ये अपॉर्चुनिटी भारत के लिए है और हमने हमारे यहाँ एक एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, जॉइंट वेंचर में टेक्नोलॉजी के लिए जॉइंट वेंचर हो और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो और हमारी ग्रोथ रेट बढ़े और इस देश की प्रगति और विकास में हम हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करें, ये प्रयास हम तेजी से कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का और 100 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का,
हम इस समस्या को हम निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके हम हिंदुस्तान को एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी नितिन जी, आपने इस जवाब में दो बातें कही। एक तो ये कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, अर्थव्यवस्था को लेकर जो लक्ष्य रखा गया है वो पूरा होगा, और एक बात आपके संदेश में जो संकेत के रूप में छुपी दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि चीन को पटखनी देने के लिए बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। तो यह जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस समय देश में हर जगह से यह मांग है कि चीनी उत्पाद का विरोध किया जाए, उसका हर तरह से विरोध हो और चीनी उत्पाद को लेकर उसे नकारा जाए। देखिए, पहली तो बात है कि यह सेंसिटिव मैटर है, इसमें विवादात्मक स्टेटमेंट करना, और ये इंटरनेशनल इश्यू भी बना है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी स्टेटमेंट आया हुआ है, मैं उनके बीच में नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि इस समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में लाना बहुत आवश्यक है। नई नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड और एक्सपीरियंसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा फ्यूचर है। और मैं इस समय मानता हूं कि अभी हमारे यहाँ प्लास्टिक की बोतल बनती है, ये सैनिटाइजर के लिए, ये शैम्पूज के लिए, उसके जो ढक्कन है, उसका पंप, ये पूरा चाइना से आता था। मैंने प्लास्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन को कहा कि हमारे यहाँ क्यों नहीं होता, लोग काम को लगे हैं, और इसलिए हमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट कम करना है जी। और जो नई टेक्नोलॉजी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ लाना है, और उनके लिए रेड कारपेट डालना है, उनके लिए सभी सुविधाएं देनी है, रेड टैपिज्म से मुक्ति, ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री, ये बात करके हम लोगों को बुलाए, और इससे देश में नए रोजगार निर्माण होंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी वेल्थ बढ़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। अब जब चाइना एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने के प्रोसेस में है, तो चाइना को पीछे डालकर आप आगे जाने का मौका मिला है। मैं उसके राजनीतिक विवादों में नहीं जाना चाहता, केवल इस चीज को हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर इसका उपयोग एमएसएमई, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर हम इसमें आगे जाए, यही मैं कहना चाहता हूं। नितिन जी, आप सही कह रहे हैं, चुनौतियों को ही अवसर बना लेना चाहिए, लेकिन इस समय आप जिस राज्य से आते हैं नितिन जी, वो राज्य आउट ऑफ कंट्रोल है कोरोना को लेकर। आपका क्या मास्टर प्लान है? क्या उद्धव ठाकरे से आपकी कोई बातचीत हुई है? उनका कल रात को ही मुझे फोन आया था। मैं लगातार चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हूं। मुंबई और पुणे में स्थिति चिंताजनक है, बाकी महाराष्ट्र में काफी बड़े प्रमाण पर कंट्रोल हासिल करने में राज्य सरकार को सफलता मिली है। अब मुंबई और पुणे के लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं। इस समय कोई राजनीतिक विवाद और टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के साथ मैं उप मुख्यमंत्री अजित पवार से भी चर्चा करता हूं, कभी शरद पवार साहब से भी हुई है, उद्धव जी से भी बार बार चर्चा हो रही है। इस समय हम सब एक हैं और महाराष्ट्र में पूरी ताकत और शक्ति के साथ हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें मुंबई और पुणे की स्थिति जरूर चिंताजनक है, पर जल्दी ही महाराष्ट्र सरकार को और हम सबको इस स्थिति को काबू लाने में सफलता मिलेगी। पर स्थिति सेंसिटिव भी है और जरा हमारे लिए थोड़ी सी अड़चन की है महाराष्ट्र के लिए, फिर भी हम पूरी तैयारी के साथ इसके साथ फाइट आउट करेंगे। कोरोना की वॉर हमको जीतनी है और इस वॉर में हम सब एक है, यही भाव लेकर हमको लड़ना होगा। ये लड़ाई लड़ने के बाद राजनीति का टाइम आएगा, तब सबको अपना अपना अधिकार है, तब वो करे, पर यह समय राजनीति करने का नहीं है। ये मिलकर लड़कर कोरोना को हराने का समय है और उसी पे हम कॉन्सेंट्रेट करें, यही देश के हित में है। जी नितिन जी, अभी हाल ही में रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नफरत आप रोग से करें, रोगी से नहीं। लेकिन हाल के कुछ दिनों में देश के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से जमातियों पर टारगेट हुए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई टारगेट नहीं हुए, लोगों के मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है जो कॉमन मैन में है। वो क्या हुआ कि उसके कारण, जैसे आपने जिसका उल्लेख आपके न्यूज में किया कि सतरंजीपुरा, जहां इतने लोगों को अभी क्वारंटाइन में ले जाना पड़ा है, तो लोगों को लगता है कि अभी ये फलों की दुकान और सब्जियों की दुकान हमारे मुस्लिम भाइयों के है, तो लोगों को लगता है कि मैं जाऊंगा तो मुझे भी कोरोना हो जाएगा, इस प्रकार का फीलिंग और डर है। पर इसके लिए मैं आह्वान करूंगा, और कल मेरे यहाँ 2 दिन पहले हमारे पालक मंत्री नितिन राउत आए थे, और कल सुबह 11 बजे हमारे कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग है,
और मुस्लिम समाज के सभी प्रमुख ओपिनियन मेकर, लीडर्स, एजुकेशनिस्ट को हमने बुलाया है और हमने उनको कहा है कि भाई सबके हित में है, हमको वॉर के अगेंस्ट फाइट आउट करना है। कोरोना के लिए जो आवश्यक बातें हैं उसको अमल में लाना पड़ेगा, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, घर के बाहर निकलना नहीं, क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मानना पड़ेगा, ये हमारे हित में है। और इस बारे में हम लोग उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और मैंने पालक मंत्री को सजेस्ट किया कि उर्दू में भी कुछ पत्रक निकालकर मुल्ला मौलवी सबको समझाकर हम सबको ये समझाए। और इस बारे में निश्चित रूप से किसी व्यक्तियों के बारे में द्वेष रखना निश्चित रूप से उचित नहीं है, पर ये डर के कारण लोगों में जो मनस्थिति है इसको भी सुधारना होगा। और उसमें हमारे मंत्री और मुस्लिम और हम उनको समझाएंगे और वो भी इसके बारे में अवेयरनेस के साथ इसके खिलाफ, कोरोना के खिलाफ काम करेंगे तो मुझे लगता है वो स्थितियां सुधर जाएगी। जी नितिन जी, एक और बात, एक ऐसा मसला जो कि एक आम मजदूर से, प्रवासी मजदूर, जैसा कि आपने जिक्र किया, अगर महाराष्ट्र का जिक्र किया जाए नितिन जी, तो 5 ऐसे बड़े शहर हैं, औद्योगिक शहर हैं, जहां पर देश के कोने कोने से मजदूर काम करने आता है। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद मजदूरों की यह हालत है कि वो उस शहर में हैं, वहीं अटक गए, उनको न छत है, अगर छत है तो खाने पीने का इंतजाम, जो डिलीवरी सिस्टम है नितिन जी, जो सरकार ने कोशिश की थी कि हम लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे, उसमें कहीं दिक्कत दिखाई देती है। देखिए, ये बात सही है कि बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ है, लोग पैदल निकले हैं। अब नागपुर के नेशनल हाईवे पर लोग पैदल आते हुए दिखते हैं, हैदराबाद से, तेलंगाना से आ रहे हैं। कल मेरे पास हमारे गढ़चिरौली और चंद्रपुर के पालक मंत्री वडेट्टीवार आए थे और 10,000 लोग तेलंगाना से और 6,000 लोग आंध्र में चले गए और उनकी फैमिली महाराष्ट्र में है। तो आज ही मैंने आंध्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। अच्छा, उनको रोजगार नहीं है, अगर वो वापस यहाँ, उनके फैमिली के लोग यहाँ बैठे हैं तो उनको यहाँ वापस लाना पड़ेगा और वापस लाकर उनको यहाँ स्वाभाविक रूप से फिर से उनके रोजी मिल जाएगी तो फिर वो रेगुलराइज हो जाएगा। तो दिक्कतें हैं और हमारे एनएचआई के कामों में भी है, इंडस्ट्री में भी है, पर आखिर कामगारों को उनके गांव में रहकर रोजगार तो मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ वापस आकर उनको अपने रोजगार को फिर से शुरू करना होगा, रोजी रोटी मिलानी होगी, परिवार को संभालना होगा। यही सबसे अच्छा ऑप्शन है और यही इसको ठीक प्रकार से किसी प्रकार का संक्रमण, कोरोना संक्रमण का फैलाव न होते हुए विद डिसिप्लिन, जिलाधिकारी के परमिशन से ये सब कैसे हो, इसका काम जोरों से शुरू हुआ है। इंडस्ट्री भी शुरू हो रही है और उसके साथ रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, पोर्ट शुरू हो गए हैं और मुझे लगता है धीरे धीरे 8-10 दिन में हम निश्चित रूप से लॉकडाउन का भी पालन करेंगे और रोजी रोटी की जो गरीब लोग हैं उनका भी प्रश्न और समस्या को सुलझाएंगे और इकोनॉमी के चक्र को भी गतिशील करेंगे। जी नितिन जी, एक और बात है, जहां तक बात की जाए, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जिस राज्य के जो लोग प्रवासी मजदूर या लोग फंसे हैं उनको लाने की व्यवस्था की जाए। उद्धव ठाकरे ने भी इस बात का जिक्र किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा है और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हाँ, जो लोग यहां आना चाहते हैं वापस राज्य में उन्हें लाया जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हजारों सैकड़ों बसेस खड़ी हुई हैं, तो क्यों ना सरकार इन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिन लोगों को जाना है उन्हें भेज दिया जाए। मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं और ये जो हमारे राज्यों के मजदूरों को ले जाने की बात है, इसमें भी मैं उनकी जो उन्होंने निर्णय किया है उसका सम्मान करता हूं, पर मैं थोड़ा उसमें आगाह भी करना चाहता हूं। आपको देखिए कि ये इतना सेंसिटिव है कि अगर इन मजदूरों में अगर किसी को कोरोना का संक्रमण लग गया तो वो राज्य में जाके फैलाएगा और इस समय ये प्रवास करने के लिए अच्छा समय नहीं है और इसीलिए रेलवे, एयरपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है हमने बंद किया है। तो इसलिए जो लोग हैं उनको वही रखकर उनके रोजगार को सुरक्षित करना ये सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसलिए विशेष परिस्थिति में अगर ले जाना होगा, अगर उनके राज्य में वो जाएंगे तो काम क्या करेंगे, रोजी रोटी कहां से मिलाएंगे, उनको पैसा कौन देगा और कितने दिनों तक सरकार उनको खिला सकती है। तो इससे नए प्रश्न खड़े होंगे और कोरोना के संक्रमण होने की संभावना है। इसके बदले में जो जहां काम कर रहे वही कोरोना के बारे में जो गाइडलाइंस है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहना और 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना और इंडस्ट्री में ही संभवतः इंडस्ट्री के द्वारा जहां शेल्टर और फूड की अलग व्यवस्था, ये प्रिंसिपल को पालन करते हुए करना
और अगर शहर से लाना है तो एक बस में 25 लोगों को डिस्टेंस जी। मेंटेन करके लाना और छोड़ना। तो जी। मुझे लगता है ये अपने लोगों को ले जाना ये नया संकट पैदा कर सकता है। इसके बारे में सभी मुख्यमंत्रियों जी ने सोचना चाहिए। मैं उनके सुझाव का सम्मान करता हूं, पर प्रिवेंटिव मेजर के रूप में मेरी उनसे सलाह है कि इसको उन्होंने फिर से एक बार जांचना चाहिए। आपने अमेरिका का देखा होगा, अमेरिका ने एविएशन को बंद नहीं किया। आपने स्पेन, इटली और उसके साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, यूके क्या हुआ? और देखो भारत ने हमने बंद किया, प्रधानमंत्री ने उचित समय उचित निर्णय किए। हमने इस संकट में हिंदुस्तान को बहुत बड़े प्रमाण पर बचाया। आज अमेरिका में मरने वालों की संख्या कितनी है, फ्रांस में कितनी है, जर्मनी में कितनी है, यूके में कितनी है, और वही तुलना में भारत में कितनी है। तो मुझे लगता है कि केवल इस समय कहीं ले जाने का, ट्रांसपोर्ट करने का समय नहीं है। इस बात की निश्चित रूप से चिंता करते हुए हमने हमारी नीति बनाना उचित होगा, ये मेरा सुझाव जी। है। बाकी मुख्यमंत्री जी जो उनको निर्णय करना है उसके लिए स्वतंत्र है, पर वो इसके लिए सोचे, यही मुझे उनको कहना है। जी नितिन जी, एक और बात, आपका एमएसएमई सेक्टर कोरोना ने जो चोट पहुंचाई है वो रीढ़ की हड्डी एमएसएमई माना जाता है, इसको उभारने के लिए आपका क्या प्लान है? देखो पूरी ताकत से हम लगे। देश के ग्रोथ में 29% एमएसएमई का भी कंट्रीब्यूशन है। अभी तक 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है और 11 करोड़ जॉब एमएसएमई ने अभी तक क्रिएट किया है, और इस समय वो संकट में है। हमने पहला निर्णय ये किया है कि आपको पता होगा कि मैंने पार्लियामेंट में इसका जवाब भी दिया था, हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं जो एमएसएमई अड़चन में थी। 6 लाख एमएसएमई का हुआ था, ये लिमिट हमने 31 मार्च से अब 31 दिसंबर तक बढ़ाई है, और कम से कम 25 लाख एमएसएमई का रिस्ट्रक्चर होगा। अब रिजर्व बैंक ने कुछ दिया है कि वर्किंग कैपिटल में 20% बढ़ाया है, उसके साथ साथ 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के बाद में भी हमने एमएसएमई को बहुत सी सहूलतें दी है, जो कुछ रिजर्व बैंक की है, कुछ बैंकों की है, कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री की है। और हमने अभी इसके बाद में और भी हम लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास और प्रधानमंत्री के पास कुछ बातें रिकमेंड कर रहे हैं। खैर उसकी चर्चा मैं नहीं कर सकता, उसका निर्णय प्रधानमंत्री के स्तर पर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्तर पर होगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे उद्योजकों के पीछे भारत सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है। पर इस समय आप ये बात ध्यान में रखिए कि भारत सरकार भी अड़चन में, क्योंकि हमारे भी रेवेन्यू ड्रॉप हुए। राज्य सरकार के पास अगले महीना पगार देने के लिए पैसे नहीं, वो भी अड़चन में है। हमारी बैंक सिस्टम भी चैलेंज में है, बहुत तकलीफ है उनको भी। अब इस समय हमको सबको प्रोटेक्ट करना है, सबको आगे जाना है और सबको सरवाइव करना है, यही मार्ग निकालना पड़ेगा। मुझे एक ने कहा कि जापान के प्रधानमंत्री ने 12% जीडीपी के कोरोना के लिए दिए, भारत सरकार क्या करेगा? तो मुझे लगता है जापान की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी बहुत अंतर है। तो मुझे लगता है इस समय हम लोग कोई अलग अलग नहीं है, हम सब लोग मिलकर इसका सामना करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे और आगे जाएंगे, सबको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई रुकेगा नहीं, कोई थमेगा नहीं और कोई गिरेगा नहीं। हम सबको लेकर इंटीग्रेशन रखेंगे और आगे जाएंगे, यही उपाय। सरकार एमएसएमई के साथ है। जी नितिन जी, आपने जो कहा मुझे अग्निपथ की वो लाइन याद आ गई, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, वो लाइन मुझे याद आ गई। नितिन जी, समय बहुत कम है लेकिन सवाल इतने हैं, इतने सवाल है और लोगों के, दर्शकों के भी इतने सवाल आए हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे सवाल भी छोटे होंगे और आपके जवाब भी, क्योंकि समय अब बहुत थोड़ा बचा है। नितिन जी, जहां तक बात की जाए एविएशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रेवल सेक्टर, एविएशन सेक्टर सबसे ज्यादा हिट होने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि 12,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो 3 एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गो एयर वैसे ही नुकसान में। एक एयरलाइंस है इंडिगो जो थोड़ा बहुत बेहतर कर रही है। ऐसी स्थिति में एविएशन कैसे खड़े होगा नितिन जी? देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि हम अनेक सेक्टर इस समय संकट में है, पर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा और कोरोना की लड़ाई हम जीतेंगे, हम पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ इन पूरी आपत्ति का रूपांतर निष्ठापत्ति में करेंगे और इस सेक्टर के पीछे भारत सरकार खड़ी रहेगी। बहुत गंभीरता से प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग कमेटियां बनाई है, हम सब के ऊपर काम कर रहे हैं। हम किसी सेक्टर को डूबने नहीं देंगे, सबको सर्वाइव करके आगे लेकर जाएंगे और इसका गंभीरता से सरकार में विचार हो रहा है। उसके बारे में कुछ बातें मैंने अभी कहना उचित नहीं होगा, पर प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, सभी मंत्री इन सब बातों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और सबके साथ हम खड़े रहेंगे और सब सेक्टर को इससे आगे इस समस्या निकालकर
जी ये मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ। जी नितिन जी, एक और बात यह है, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जो साधुओं पर हमले चल रहे हैं, महाराष्ट्र में 3 साधु, आज उत्तर प्रदेश में 2 साधु, तो इसको लेकर सियासत गर्म हो रही है। हालांकि ये पुरानी रंजिश और अदावत दिखाई नहीं देती, लेकिन सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। नितिन जी, देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। किसी भी निरपराध व्यक्ति के ऊपर कोई भी कारण न होते इस प्रकार से उसके साथ जो व्यवहार हुआ है साधुओं के साथ, वो बहुत ही निषेधार्ह है। और मुझे लगता है कि सभी समाज के, जात पंथ धर्म भाषा के लोगों ने इसका निषेध करना चाहिए और सरकार ने ऐसे करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से समाज के लिए घातक है, ये ठीक नहीं है। और सरकार भी अब गंभीरता से इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है, तो मुझे लगता है इसके कारण लोगों में निश्चित रूप से समाधान होगा। अन्यथा ये लोगों को अगर ये नहीं कार्रवाई हुई तो लोगों में इसके कारण आक्रोश पैदा हो सकता है, ये भी चिंता है। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार, जिनके अंडर होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने कठोर कार्रवाई करके ऐसे सब लोगों को जेल में भेजना चाहिए और ऐसे करने वाले लोगों की फिर से हिम्मत नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता उन्होंने करनी चाहिए। जी नितिन जी, आखिरी 2-3 छोटे सवाल है। सवाल ये कि आज एक दर्शक का फोन आया था, उसने कहा कि नितिन जी ने कहा था जब तक लॉकडाउन शुरू रहेगा टोल शुरू नहीं होगा, लेकिन नेशनल हाईवे पे टोल शुरू हो चुके हैं। देखिए, अभी ऐसा है कि अभी 65-70% ट्रैफिक भी शुरू हुआ है। हमको सब बातें रेगुलराइज करनी है। जितने दिन के लिए हमने बंद किया उसके 1,500-2 हजार कॉम्पेंसेशन हमको उनको देना पड़ेगा जो टोल लेते हैं। टोल का है और इसलिए आपको मालूम है कि हम रोड में कर्जा लेकर, ब्याज से पैसे लेकर बनाते हैं। तो जब तक था तब तक हमने ये किया है, पर अब इसके बाद तब तक हमने ये किया है, पर अब इसके बाद लोगों को देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हम लोगों को फैसिलिटी अच्छी दे रहे हैं, तो अभी फिर से धीरे धीरे अभी 65 से 70% ट्रैफिक रोड पर आया है और मुझे लगता है कि लोगों को इससे रिलीफ मिलेगा। और अब जितना करने लायक था उतना किया है, थोड़ा लोग हमको सहयोग करें, ये मैं उनसे आह्वान करूंगा। जी, एक आखिरी सवाल नितिन जी, सवाल ये है कि ये इमरजेंसी का दौर है, महामारी है, ऐसी स्थिति में कई डॉक्टर्स इमरजेंसी में जल्दबाजी में निकलते हैं। दिल्ली में लगभग 24,000 चालान हुए हैं और एक डॉक्टर को तो 19 चालान एक के बाद एक चले गए। तो उनका यह कहना है कि जब इमरजेंसी का दौर है तो ऐसी स्थिति में इतने सारे चालान कैसे रोका जाए इसे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि रोड का जो नियम बना है, रोड हमारा जो एक्ट है, कानून है, उसके आधार उसका कोई भंग ना करे। आपको पता होगा कि ये, जैसे मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात करता हूं, लोगों के देश में मरने वालों की संख्या कम हुई है। हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें हो जाती है। तमिलनाडु ने 25% कम किया और अभी पूरे देश का रेशो कम हुआ है। तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मंत्री हो, पत्रकार हो, सबने रूल्स ऑफ रोड जो है उसका पालन करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। इस प्रकार से कोई किसी डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक, पत्रकार और राजनेता को कोई ऐसा कंसेशन नहीं दिया है कि वो वायलेशन करे। मुझे लगता है कानून का पालन करे, भले 10-20 सेकंड 1 मिनट लेट हो जाए, पर कानून के साथ चले, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उसमें उनका भी हित है, देश का भी हित है और समाज का भी हित है। जी नितिन जी, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े। जी हां, जान है तो जहान है, जीवन मरण का प्रश्न है। आपण आपली काळजी घ्या आणि आपल्याला आपण आमच्याशी बोलला, यानी आप हमारे साथ बात किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी राजीव मिश्रा लेकर आएंगे रणयुद्ध।